सभी को नमस्कार। लास्ट टॉपिक आपकी सिंधु जी कह रहे हैं जय श्री राम, मोहित कुमार कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, पंकज कह रहे हैं काशी की धरती से प्रणाम, प्रणाम भैया प्रणाम, आकाश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, सोनू यादव कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बजरंगी प्रसाद गुप्ता कह रहे हैं नमस्ते गुरुजी, चरणस्पर्श नमस्ते भाई, श्रीराम दास कह रहे हैं सर क्लास नहीं चल रहा, क्लास चल गया होगा अब चेक करो, अमित रजक गुरु कह रहे हैं गुड मॉर्निंग गुरुजी को गुड मॉर्निंंग, रत्नेश कुमार, अमित रजक, राहुल, श्री अक्षय, सचिंद्रा, जय श्री भाई, जय श्री सुरेंद्र, युग, मिस्टर तिवारी, सत्यम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वीडियो क्लियर है बहुत बढ़िया, अमर, रोशन, कालू, चंद्रपोष सिंह, तेजस, तुरत्कार, सुबोध, अमर, नीतीश, सचिंद्र कुर्मी भाई, आपका 4 बार नाम पढ़ लिया हमने, रोहित राणा, रोशन, सोनू, रवि सिंह, पंकज, सरोज, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो हमने कल आपको ये जाते समय हमने कल आपको 3 बातें बताई थी, एक तो फ्यूज वायर बताया था, एक बल्ब बताया था और एक हीटर का तार। इनसे जुड़े फटाफट 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो एक बार जो है आप इनका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बताना भाई, पहले क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आगे एबीसीडी लिखेंगे, पहले 3-4 करके क्वेश्चन कर लेते हैं जो कल पढ़ाया था आपको कि फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फ्यूज तार की विशेषता। तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूज तार की विशेषता ये एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है, तो इसका काम क्या है, करंट फालतू आ जाए तो मेल्ट हो जाए, उड़ जाए, इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए लो, और रेजिस्टेंस बताया था मैंने इसका हाई होना चाहिए ताकि जल्दी गर्म हो जाए और जल्दी टूट जाए, तो हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ए, जो मैं ने दिया है, जरानी कादरी, भुवनेश पाल, सुनील, मोहन, दकुआ, सबको है जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। चलो चंद्र कुर्मी, मुकेश का सही आंसर है ये। अगली बात है कि फ्यूज वायर किसका बना होता है, तो फ्यूज वायर मैंने आपको बताया था कि बना होता है लेड और टिन के मिश्र धातु का, तो लेड और टिन के मिश्र धातु का, तो आंसर क्या आएगा इसका ए ऑप्शन, तो लेड और टिन के मिश्र धातु का बना होता है, आंसर आएगा 16 का ए, ठीक है। 17 फ्यूज वायर इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, तो मैंने बताया कि फ्यूज को कनेक्ट करते हैं सीरीज में लाइव वायर के साथ में, तो सीरीज विद लाइव विद्युत में तार के साथ श्रेणी क्रम में, तो 17 का हो गया डी। ये फटाफट क्वेश्चन करना है, प्रोग्राम कल कर चुके हैं सारी बातें। अगला है मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है नाइक्रोम, टंगस्टन मतलब है बल्ब का फिलामेंट होता है, तो आंसर क्या बनेगा नाइक्रोम, नाइक्रोम। बेटा ब्रास में और इसमें ध्यान रखना, ये 2 चीज होती हैं, ब्रास और ब्रोंज। ब्रास होता है पीतल, अरे होता ब्रोंज कौन से, तो ब्रास से पीतल ये पूछता है कि किस से मिलकर बना होता है, ये हो सकता है कि आप केमिस्ट्री में पढ़ें, तो ब्रास पीतल जो है ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है, टिन का सिंबल होता है SN, तो कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। और ब्रोंज जो होता है, ब्रोंज जो होता है ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक, ये कॉपर और जिंक आएगा प्रॉब्लम में, कॉपर और जिंक, तांबा और जस्ता, तो ब्रास जो होता है तांबा और जस्ता, और ब्रोंज में होता है तांबा और टिन, SN सिंबल होता है टिन का, ठीक है। लाइव वायर होता है जो 220 वोल्ट पे होता है। देखो ब्रास मैंने किया था, मैंने कंफ्यूज हो गया था, तो मेरा कंफ्यूजन कैसे दूर हुआ, ये ब्रास लिखा बेटा लिखा ब्रोंज, तो देखो ब्रास की स्पेलिंग में जेड नहीं है और ब्रोंज की स्पेलिंग में जेड है, तो मैंने बचपन में शेयर किया था ये कि ब्रास की स्पेलिंग में जेड नहीं है, जिसमें जेड नहीं है उसमें जेड वाली चीज आएगी, तो यहाँ पे आएगा जिंक, अब यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड वाली चीज नहीं आएगी, यानी कि जेड एक बार आएगा, क्वेश्चन में नहीं आया तो आंसर में आएगा, क्वेश्चन में आ गया तो आंसर में नहीं आएगा, तो रटने का अलग तरीका हमारे पास में, ठीक है। तो चेक कि आपने रेलवे ग्रुप डी का यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास शुरू नहीं किया भाई, एक्चुअली ना हमारे अपने एक प्रैक्टिस बैच ही आया एक, तो उसमें मैं क्लास लूंगा प्रैक्टिस बैच में, तो यूट्यूब पर अभी संभव हो नहीं पाएगा क्योंकि अब एक क्लास आपके बैच में हो जाएगी, एक रात को 9 बजे होती है, जो प्रैक्टिस बैच आया है अभी कैरिबल एप्लीकेशन पे, ये साथ में सुबह 7 से 8 बजे लूंगा कैरिबल एप्लीकेशन पे, एक बैच और है शाम का, तो दिन में 4 क्लास हो जाएंगी, और आप सबको पता है कि मैं ऑफिस भी आता हूँ, है ना, गवर्नमेंट जॉब भी है, तो गवर्नमेंट जॉब के साथ में 4 क्लास अगर हो जाएंगी, तो यानी कि मान के चलो दिन के 9 और 4 13 घंटे हो गए, 1-1.5 घंटा आने जाने का, 15 घंटे बंदा बिजी हो जाएगा, तो फिर 9 घंटे में नहाना धोना सोना सब कुछ है, तो उसमें फिर थोड़ा सा यूट्यूब के लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ये प्रैक्टिस बैच जो है अगर ये नहीं आया होता कैरिबल एप्लीकेशन पे, तो फिर मैं शायद उस समय यूट्यूब पे क्लास ले लेता, है ना, लेकिन उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे अभी। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ना सैटरडे संडे को 3-3 4-4 घंटे का मैं एक शॉर्ट बनाऊं, 1 शॉट कि 4 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की अपने आप से सैटरडे को, जिससे पूरा एक चैप्टर पूरा कवर कर लिया 4 घंटे में, सारे उसके क्वेश्चन जितने बन सकते हैं सारे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारे, फिर अगले संडे को फिर 4 घंटे का कर लिया, तो ऐसे करके एक 3-4 घंटे की क्लास में एक पूरा चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लिए जाए, तो उस हिसाब से मैं सोच रहा हूं करने की, वो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा फिर, है ना, तो ऐसा कुछ हम करेंगे। दूसरा अभी क्या ना आजकल मेरे तबियत जैसे ठीक नहीं चल रही है, पेट में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने मेरे, उसमें दवाई भी खा रहा हूं, तो पेट बड़ा कमजोर है इस समय, और ज्यादा एनर्जेटिक चीज भी खा नहीं सकते हैं, बिल्कुल लोग की तोरी सब्जी टाइप की चीज खा रहा हूं, तो अभी बहुत ज्यादा बॉडी पे लोड डालना नहीं चाह रहा, नहीं और ज्यादा बिगड़ जाए, तो थोड़ा सा है। चलो अब आते हैं आगे। इसमें जो हम कल पढ़ रहे थे, इनमें जो अच्छा क्वेश्चन है वो है ये, इसका आंसर मैं सबको देखना पसंद करूंगा, ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक बताए ना, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे, इसमें आपको हल्का सा दिमाग लगाना है, तो ये वाला क्वेश्चन कोई बच्चा गलत मत करना, ये वाला करना है ट्राई। क्वेश्चन नंबर 15, इसके मैं आपका आंसर देखूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल भी अंकुर सर फिजिक्स के नाम से ही है, यूट्यूब चैनल भी अंकुर सर फिजिक्स के नाम से है, टेलीग्राम चैनल भी अंकुर सर फिजिक्स के नाम से ही है, हाँ उसमें कल भी कराएंगे। अच्छा प्रैक्टिस सेशन में 7 से 8 नहीं, शाम को नहीं, मैं सुबह कराऊंगा, मॉर्निंग में 7 से 8, अगर प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो सुबह कराऊंगा। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्यूज तार के लिए उपयुक्त नहीं है, बेटा ध्यान समझना, एक क्वेश्चन ने कहा कि कौन सी सूटेबल नहीं है, नहीं पूछ रहा है वो ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी सूटेबल है, वो कह रहा है कौन सी नहीं है, तो बेटा फ्यूज वायर के लिए पता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए हाई, तो ये तो सूटेबल है, लो मेल्टिंग पॉइंट हाई रेजिस्टेंस ये भी सूटेबल है, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं भाई। फ्यूज वायर की विशेषता क्या होती है कि निम्न गलनांक हो और उच्च प्रतिरोध हो। अच्छा अब ये दोनों देखो बेटा देखना, अगर तार में क्या ले लूं, छोटा और मोटा, तार मोटा भी हो और छोटा भी हो, तो मैंने आपको बताया कि छोटे मोटे तार का रेजिस्टेंस तो कम होता है, जबकि हमें रेजिस्टेंस कैसा चाहिए ज्यादा, भाई इसका रेजिस्टेंस क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए, उच्च प्रतिरोध चाहिए, अगर मैं तार छोटा मोटा ले लूंगा रेजिस्टेंस होगा कम, ये सूटेबल नहीं है, यानी कि ये मेरा आंसर है। तो फ्यूज वायर के लिए आप छोटा मोटा तार नहीं ले सकते, छोटे मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, उससे बात नहीं बनेगी, हमें प्रतिरोध चाहिए हाई, तो आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। भाई उसने कहा कि देखो सबसे पहले जिन क्वेश्चन में वो नो पूछे, नोट बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे से पूछ रहा है कि कौन सी फ्यूज तार की विशेषता नहीं है, कौन सूटेबल नहीं है, जो सूटेबल है मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, तो तार छोटा मोटा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। या तार भले छोटा कम से पतला भी तो है, तो पतले तार का रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन या तो तार मोटा भी ले लिया छोटा भी ले लिया, छोटे मोटे तार का प्रतिरोध होता है बहुत ही कम, तो ये कंडीशन सूटेबल नहीं है। चलो ये हमारे पास में जो कल मैं आपको बता के गया था लास्ट में, उसके क्वेश्चन हमने किए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्लास में बिल्कुल चैप्टर के धीरे-धीरे अंतिम दौर में जा रहे हैं, 75-80% हम कर चुके हैं, 20% के आसपास बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ बातें लिखेंगे 1 बाय 1, तो सबसे पहले लिखेंगे हम अमीटर,
बेटा हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखेंगे कि किसका काम सर्किट में क्या होता है। बुक कब तक आएगी बता दो भाई, ये तो क्या बताऊं मैं तुम्हें, कब तक आएगी इस पे इतनी प्रूफ रीडिंग चल रही है। वो इसमें क्या होता है, कई जगह बुक वाला काम इतना आसान नहीं होता। पहले मैंने एक प्रूफ रीडिंग की, उससे मैंने क्या किया कि कुछ एरर बताए कि भाई एरर है जो मैंने दिए थे क्वेश्चन, तो उसके बाद दोबारा आए, फिर मैंने दोबारा चेक किए, फिर कुछ रह गए, फिर वो दोबारा गए, फिर कुछ क्वेश्चन ऐड करवाए, फिर प्रूफ रीडिंग गई, फिर वापस आए, तो क्वेश्चन तो सारे हो गए। अब उनके जो सोल्यूशन जो है जो मैं लिखे हैं शॉर्टकट में लिख रखे हैं जैसे हम क्लास में कराते हैं, लेकिन मैं बुक में लिखते समय वो लिखा कैसे जाए उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। वैसे मैं आप क्या करता हूँ, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने क्लास में वाला सोल्व कर रखा है, ये मैंने क्वेश्चन दे के क्वेश्चन चाहिए। अब सोल्यूशन बनाते समय कि उस चीज को जो शॉर्टकट हम क्लास में लिखते हैं बुक में उससे कम शब्दों में कैसे लिखे हैं, फिर वो चल रहा है, तो उसमें कई बार प्रूफ रीडिंग होती है। फिर सब कुछ हो गया, अभी फिर हो जाता है लैंग्वेज वाले के पास जो देखता है ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, तो बहुत स्टेप होते हैं इसमें। मुझे लग रहा था कि मैंने क्वेश्चन दिए, आंसर भी दिए, मैंने ये क्वेश्चन चाहिए, मुझे ये आंसर है, तो वो इतना आसान है नहीं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है उसमें। बाकी तो आप देखो इस महीने के एंड तक संभावना तो है। चलो यहाँ देखो, अगर मैं लिखा एमीटर, ठीक है, अब इसमें आते हैं। ये जो एमीटर काम किसी भी सर्किट में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने सर्किट बनाया, ये मान लो कोई बल्ब पे पंखा लगा दिया है ना, और इस बल्ब पे पंखे का रेजिस्टेंस है R, आपने यहाँ पे बैटरी लगा दी है, ठीक है, बैटरी कनेक्ट कर दी, ये स्विच लगा दिया, आपने बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, ये की प्लग है, ये करंट चली। अभी जो इस बल्ब के पंखे से इसका प्रतिरोध R है, जिससे जो करंट पास कर रही है, ये करंट है कितनी, 2 एम्पीयर है 5 एम्पीयर है। इस करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। तो एमीटर काम होता है किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना कि इस सर्किट से कितनी करंट पास हो रही है। ये जो I की वैल्यू है वो 2 एम्पीयर है कि 5 एम्पीयर है, तो एमीटर काम होता है इलेक्ट्रिक करंट को मापना, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इसका काम होता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा को मापना, वैद्युत धारा को मापना। याद रखना ये इलेक्ट्रिक करंट की केवल आपको वैल्यू बता सकता है एमीटर की। करंट 2 एम्पीयर की 4 एम्पीयर की 5 एम्पीयर है, उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकता। डायरेक्शन बताने के लिए मैं आगे बताऊंगा, एक होता है गैल्वेनोमीटर, उसका यूज करते हैं, तो करंट मापने के लिए होता है एमीटर। लेकिन पेपर में क्या आएगा कि जो एमीटर है, जो डब्बा होता है एमीटर का, उसे इस जो भी हमारे पास ये कंपोनेंट है बल्ब के पंखा जिसका प्रतिरोध R है, इस एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। तो एमीटर को कैसे कनेक्ट किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल में, ये आपको बताना है। याद रखना बेटा एमीटर काम होता है करंट को मापना। अगर एमीटर करंट को मापता है तो आपको पता है कि करंट तो कहां पे से होती है, करंट से होती है सीरीज में, तो हम सीरीज में मापेंगे। तो सीरीज में मापने से फायदा क्या होगा, अब देखो इसमें हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर को, सीरीज में मापने से फायदा क्या होगा भाई, एक चीज खुद सोचो आप कि मान लो ऐसा करंट 5 एम्पीयर, तो एमीटर से 5 एम्पीयर जाएगी। अगर एमीटर 5 एम्पीयर की करंट बता रहा है तो इसके लिए इसमें 5 एम्पीयर की जा रही होगी, क्योंकि करंट सीरीज में सेम होती है। एमीटर नापता है करंट, और करंट कहां से होती है सीरीज में, तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि अगर एमीटर ने 12 एम्पीयर करंट बताई तो जिसके साथ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है उसमें 12 एम्पीयर की करंट हो। तो ये किससे जुड़ा होगा, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। ये बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो एमीटर होता है इसका रेजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध बहुत ही लो होना चाहिए कि बहुत ही हाई होना चाहिए। याद रखना एमीटर वही बेहतरीन है जिसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस कम से कम हो, जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही बढ़िया। क्योंकि आपको पता है भाई अगर दो चीजें सीरीज में जुड़ी हो, करंट तो सेम होगी, वोल्टेज तो सेम होती, तो मैंने आपको बताया दो चीजें सीरीज में जुड़ी हो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके सिरे पर ज्यादा वोल्टेज आएगी। अगर मान लो कि आपने एमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा कर दिया, ये बैटरी मान लो कि 40 वोल्ट की, तो 40 वोल्ट में ज्यादा वोल्टेज तो इसके सिरे पे स्थापित हो जाएगी, इसके सिरे पर वोल्टेज कम आ जाएगी। तो इसमें जोड़ते हैं सीरीज में और कम से कम रेजिस्टेंस रखते हैं ताकि जितने भी वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्टेज इस वाले तार के सिरे पर रहे। तो ये हम सीरीज में जोड़ते हैं और रेजिस्टेंस लो रखते हैं, कम से कम प्रतिरोध रखते हैं, ठीक है। तो इसे क्या रखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में, रेजिस्टेंस रखेंगे लो, लो रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। अच्छा लो में भी कितना लो हो सकता है, आपको सर लो में भी लो हो सकता है, जीरो हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो वो एमीटर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो उसे हम कहते हैं आइडियल एमीटर। आइडियल का मतलब है कि ये चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं है, भाई कोई भी एमीटर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन आइडियली आदर्श रूप से एमीटर कौन सा बढ़िया होता है, रेजिस्टेंस जीरो। तो याद रखना पेपर में खाली लिखा है कि एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हम बोलेंगे लो रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध, लेकिन वो आइडियल एमीटर लिख दे, आदर्श एमीटर तो बताएंगे जीरो। आइडियल चीजें होती हैं प्रैक्टिकली संभव नहीं होती, ये थ्योरेटिकली संभव होती है, ठीक है। तो जैसे एक आइडियल एक आदर्श पुरुष होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, आदर्श पुरुष वो होना चाहिए जिसके अंदर ना तो कोई नशा पट्टी हो, कि ना दारू पी रहा हो, ना सिगरेट, ना तंबाकू कुछ ना कर रहा हो, अपने माता पिता का सम्मान करता हो, किसी को गाली ना देता हो, कभी गाली ना दी उसने, हर एक महिला को अपनी बहन माता या पुत्री की नजर से देखे, है ना, जो उसकी विवाहिता है उसे छोड़कर। तो ये एक आदर्श पुरुष के लक्षण होने चाहिए कि वो जब किसी महिला के साथ बैठा हुआ निकल रहा हो तो उसे असुरक्षित महसूस ना हो, उसकी वाइब ऐसी ना हो कि लगे कि ठगी टाइप से बंदा है। तो इस तरह कुछ होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि 100% तो कोई ऐसा नहीं, कोई नशा नहीं कर रहा, कोई गाली बता रहा है, कोई गाली नहीं बता रहा, तो पता लगे को उतना सुन नहीं रहा उनकी, ये वैसे भी ठीक है, तो पता आते हैं तो सबको झाक झाक के दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो अवगुण रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी अवगुण ना हो, परफेक्ट ही हो जाए, तो ऐसी बात तो किताबी बात होगी ना, तो सब कहेंगे आइडियल। तो आइडियल एमीटर होता है जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो, लेकिन चीजें प्रैक्टिकली संभव नहीं होती। कोई भी एमीटर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ठीक है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि उसने एमीटर लिखा तो निम्न प्रतिरोध बोलेंगे और आदर्श एमीटर बोला तो जीरो बताएंगे। अब आते हैं हम वोल्ट मीटर पे। बेटा वोल्ट मीटर काम क्या होता है, जैसे आपने ये यहाँ पे तार लगाया और आपको पता करना कि भाई इस तार के सिरे पर कितनी वोल्टेज है, तो वोल्टेज नापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। ये वोल्टेज का दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। क्या लिखेंगे वोल्ट मीटर में, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर मापना, विभवांतर मापने में इसका यूज करते हैं। अच्छा वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कि पैरेलल में, बेटा हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में। तो अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने, अगर इस तार के सिरे पर जितनी वोल्टेज होगी वही वोल्टेज इस वोल्ट मीटर के सिरे पर भी होगी, तो वोल्ट मीटर को लगाया जाता है पैरेलल में, समानांतर क्रम में। तो हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। दूसरा बेटा वोल्ट मीटर वो बढ़िया रहेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों रखेंगे, भाई यहां से करंट चली और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ना के बराबर करंट जाएगी, तो सारी की सारी करंट इस बल्ब के पंखे से पास कर जाएगी। तो इसे लगाते हैं पैरेलल में और रेजिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए, सॉरी अधिक से अधिक होना चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया। जितना रेजिस्टेंस होगा इसका वोल्ट मीटर का, तो जो करंट यहां से चलेगी तो करंट तो उस रास्ते को फॉलो करती है, प्रतिरोध कम मिले। अगर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उसमें ना के बराबर करंट जाएगी, करंट का हमारा लॉस नहीं होगा। तो हम कैसे करते हैं, इसका मतलब हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस उच्च प्रतिरोध, ठीक है। और जो हाई रेजिस्टेंस है बेटा हाई में कितना हो सकता है, अनंत। अगर कोई
वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस अनंत हो जाए, इनफाइनाइट, उसमें कहेंगे आइडियल वोल्ट मीटर। हालांकि अनंत कुछ होता नहीं है, अनंत की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आइडियल वोल्ट मीटर जो है, आदर्श वोल्ट मीटर, इसका रेजिस्टेंस होता है अनंत। बेटा पेपर में बताता है कि आइडियल एमीटर है, आदर्श एमीटर, जो परफेक्ट एमीटर उसका प्रतिरोध 0 और जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, अनंत। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उच्च प्रतिरोध और आदर्श वोल्ट मीटर तो अनंत बताएंगे। जैसे सीजल 2017 में जो पहले ही दिन प्री का पेपर हुआ था, उसमें सचिन ने क्वेश्चन पूछा था कि आदर्श एमीटर और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्रमशः कितना होता है, आइडियल एमीटर और आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली कितना, तो 0, इनफाइनाइट बताया, चलो ठीक बताया, एमीटर का आइडियल है तो 0 और वोल्ट मीटर तो इनफाइनाइट बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी मीटर लिखेंगे आप हम गैल्वेनोमीटर, इनसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं पीडीएफ से। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, बेटा गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, इसका काम होता है एक तो करंट की आपको डायरेक्शन बता देगा, इसमें सुई बिल्कुल बीचों बीच होती है। जैसे एमीटर वोल्ट मीटर में सुई होती है 0 पे, और करंट 1 एम्पीयर तो सुई 1 पाइक रुक जाएगी, 2 एम्पीयर तो 2 पाइक रुक जाएगी, 5 एम्पीयर तो 5 पाइक रुक गई। इसमें सुई 0 पे होती है, सुई होती है बीचों बीच। ये करंट की डायरेक्शन बताता है, करंट इधर से आएगी तो सुई इधर भाग जाएगी, इधर से करंट आएगी तो इधर भाग जाएगी। एक तो करंट की डायरेक्शन बताता है, और दूसरा से खास बात क्या है गैल्वेनोमीटर की, ये बहुत ही वीक करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। हल्की फुल्की करंट हुई ना तो इसकी सुई मिल जाएगी, जबकि एमीटर छोटी मोटी करंट को पकड़ नहीं पाता। मान लो करंट हुई बहुत कम, मान लो करंट हुई कुछ 1 मिली एम्पीयर है ना, बहुत कम करंट हुई मिली एम्पीयर वाली, उसे भी डिटेक्ट कर लेगा। हल्की सी करंट सर्किट में है तो उसकी सुई तुरंत हिल जाती है, जबकि एमीटर की 0 पे पड़ी रहेगी। तो ये बहुत ही वीक करंट को भी पता लगा सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, और साथ में डायरेक्शन भी बता सकता है, ठीक है। लिखेंगे, अब लिखेंगे गैल्वेनोमीटर में से काम क्या होता है, टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स डायरेक्शन। हिंदी में लिखेंगे, इसका काम क्या है, दुर्बल वैद्युत धारा को ज्ञात करना और उसकी दिशा का पता लगाना, ठीक है। तो बहुत ही वीक इलेक्ट्रिक करंट को भी ये डिटेक्ट कर लेगा। तो देखो करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, पकड़ सकता है, और एमीटर भी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों में ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा धारा के प्रति संवेदनशील कौन है, तो आप गैल्वेनोमीटर है, हल्की सी भी करंट है तो उसे डिटेक्ट कर लेगा, तो ज्यादा सेंसिटिव है करंट को लेकर। हल्की सी भी तो होता नहीं, कहते हैं कुछ माँ-बाप होते हैं बच्चों को बहुत सेंसिटिव होते हैं, बच्चों हल्की सी चोट लग गई तो बहुत परेशान हो जाएंगे, कुछ कहेंगे कोई बात नहीं, बच्चा तो गिरता पड़ता है तभी तो मजबूत होगा, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो सेंसिटिव का मतलब है कि जो हल्का सा भी करंट हो तो तुरंत बता दे हां भाई है, तो ज्यादा सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर। लिखेंगे इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट, इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, लिखेंगे ये है एमीटर की अपेक्षा, ये है एमीटर की अपेक्षा धारा के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, इट इज मोर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक करंट देन एमीटर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज के बाद आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि दो प्रकार की करंट है। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, जो हमारे घर में करंट आती है ना, अल्टरनेटिंग करंट होती है। एक करंट होती है डीसी, डायरेक्ट करंट, जो बैटरी से मिलती है। तो बैटरी वाली जो करंट है उसका बिहेवियर अलग है, तो बैटरी से मिलती है डीसी कहते हैं डायरेक्ट, और जो घर में आ रही है हमारे बिजली घर से वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। तो पेपर में पूछता है कि एमीटर किस पे काम करता है, तो ध्यान रखना कि एमीटर जो है केवल डीसी पे काम करता है, डायरेक्ट करंट पे बैटरी वाली करंट है उस पे, ये अल्टरनेटिंग करंट पे काम नहीं करता, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बताता है। और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा जो अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, तो डायरेक्शन लगातार बदलेगी तो सुई लगातार इधर डायरेक्शन देगी, इधर देगी, तो मतलब ही नहीं उसका। तो ये अब हम आगे चल के आपको टीसी से फर्क बताएंगे, आप ज्यादा क्लियरिटी समझ पाओगे। अब यहाँ पे बात को आपको लिखना है कि जो गैल्वेनोमीटर डीसी पे काम करता है, एसी पे काम नहीं करता है। तब लिखेंगे गैल्वेनोमीटर वर्क्स ओनली ऑन डीसी। गैल्वेनोमीटर केवल दिष्ट धारा पर काम करता है, डीसी होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। गैल्वेनोमीटर केवल दिष्ट धारा पर कार्य करता है, ठीक है। पहले एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे अभी। सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन, और गलत नहीं करना, जब मैं बीच में क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे पता चलता है कितने बच्चे सुन रहे हैं, केवल क्लास कितने साथ में लिख रहे हैं। रोहित नाना, मृदुपाल सरकार, बताया बेटा करंट नापने काम आता है एमीटर, जहां पर आपको करंट मेजर करनी सर्किट में एमीटर यूज करो, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज करो अगर सर्किट में बहुत ही वीक करंट हो, बहुत ही छोटे बैटरी लगा रखी है आपने, और साथ में करंट की डायरेक्शन भी चाहिए तो गैल्वेनोमीटर यूज कर लो। सर्किट में करंट मेजर करने के यूज करते हैं, इनका लिखा हुआ है कहां यूज करते हैं, धारा नापनी हो सर्किट में वहां यूज करेंगे। चलो, तेजस, दुरत्कर, चंद्रा, सियान, मुकेश, प्रतीक, बेटा इसमें एबीसीडी आंसर बताओ जो पूछा गया आपसे, एबीसीडी इसमें अपने मन से मत बताओ, आपको बताना कि एबीसीडी में से किस पे टिक लगाओगे। तो पहले से लिखा है कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बिल्कुल ठीक है। एमीटर करंट नापता है तो करंट सेम होती है सीरीज में, वोल्टमीटर नापता है वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में। एमीटर रेजिस्टेंस सही होता है, गलत है। एमीटर रेजिस्टेंस होना चाहिए कम से कम और वोल्टमीटर होना चाहिए हाई से हाई। तो केवल इसमें स्टेटमेंट 1 सही है, और स्टेटमेंट 1 ओके लिखा डी ऑप्शन में, तो जिन बच्चों ने डी पे टिक लगाया उनका सही है। ये जो रुपेश कुमार भी बता रहा है गलत है इसका, कमलदीप ए बता रहा है इसका महा गलत है, अमित वर्मा का भी, बाकी तिवारी जी का ठीक है, अमर का सही है, विकास कुमार शर्मा पता नहीं क्या लिख रहे हैं, जितने बच्चों ने डी आंसर बताया उनका सही, बाकी सबका गलत है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो गैल्वेनोमीटर है जिसके बारे में आपको बताया, ये बहुत ही वीक करंट को मेजर करता है। लेकिन मान लो कभी ऐसा हुआ कि आपका जो सर्किट है उसमें बहुत ही वीक करंट नहीं है, करंट मान लो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट है 5 एम्पीयर की 10 एम्पीयर की, और एमीटर आपके पास में है नहीं, तो आप क्या करो, तो गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से आप चाहो तो स्ट्रॉन्ग करंट भी नाप सकते हैं, उसमें हल्का सा चेंज करना पड़ता है, तो वही हम पढ़ेंगे। लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, डब्बा होता है, बॉक्स होता है ना, अपने स्कूल में लैब में दिखाओ, एक डब्बा सा होता है बॉक्स, और कुछ नहीं होता, और क्या होता है इसमें सुई लगी होती है बीचों बीच गैल्वेनोमीटर में, अगर करंट इधर सारी उधर भाग जाएगी, इधर सारी उधर भाग जाएगी। एमीटर जो होता है बिल्कुल शुरुआत में, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊंगी
एमीटर ये है ना, ये एमीटर में से सुई चल रही है, ये एमीटर से डब्बा ऐसे होता है, गैल्वेनोमीटर का डब्बा, उसमें सुई स्टार्ट होती है जीरो, यहाँ पे रहती है, वहाँ जीरो बीच में होता है, तो इधर करंट उधर भाग जाएगी सुई, इधर भाग जाएगी, जबकि इसमें यहाँ पे रहती है शुरुआत में। ऐसे डब्बे होते हैं गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, और ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है। अच्छा, आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है, कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा काम करना है। देखो ये आपके पास मान लो गैल्वेनोमीटर का डब्बा है, अगर बेटा किसी गैल्वेनोमीटर में एक काम करें, अगर आप इसके पैरेलल में समानांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस, एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दो। अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में समानांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाए, लो रेजिस्टेंस का तार, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में अगर लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ दें, निम्न प्रतिरोध का, निम्न प्रतिरोध, अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ दें, बेटा भी एमीटर की तरह काम करेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देने से ये एमीटर की तरह कैसे बिहेव करने लग जाएगा? मैं तो बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको, मैं टेक्निकल से बहुत आसानी से ताकि आप समझ जाओ। देखो बेटा, मान लो कि आपने पहले ये करंट भेजी, ये मान लो कि 10 एम्पीयर की करंट है, ये वो करंट जिसके बारे में आपको पता है, आपने 10 एम्पीयर करंट भेजी यहाँ से। अब क्या हुआ कि जो आपने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में तार जोड़ा, बहुत ही लो रेजिस्टेंस का जोड़ा है, नहीं ज्यादा करंट तो यहाँ से चली जाएगी, जिसका प्रतिरोध कम होगा, मान लो करंट चलेगी 9.9 एम्पीयर की, इससे तो केवल कितनी बचेगी, 10 में से 9.9 तो यहाँ चली गई, यहाँ बचेगी केवल 0.1 एम्पीयर की, यानी कि ये गैल्वेनोमीटर बताएगा 0.1। यानी हम क्या समझेंगे कि जब मैं 10 एम्पीयर की करंट भेज रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर तो केवल 0.1 ही बता रहा है, क्योंकि ज्यादा तो ऊपर से निकल गई। तो हमारे हम अपने कॉपी में करेंगे, साइड में लिख लेंगे कि अगर ये गैल्वेनोमीटर 0.1 एम्पीयर की करंट बता रहा है तो एक्चुअली में तो 10 एम्पीयर की है, तो 10 एम्पीयर की करंट को 0.1 क्यों बता रहा है? क्योंकि ज्यादा करंट तो ऊपर से निकल गई, क्योंकि जो तार मैंने इसके साथ जोड़ा है समानांतर क्रम में वो निम्न प्रतिरोध का जोड़ा है, तो 10 एम्पीयर में से 9.9 तो यहाँ चली गई, यहाँ केवल 0.1 गई, बस मेरा काम हो गया। अब इस गैल्वेनोमीटर को कहीं भी लगाओ, जैसे आपने गैल्वेनोमीटर को सर्किट में लगाया और इसने मान लो कहा कि करंट है 0.3 एम्पीयर की, तो आप समझ जाओगे 0.3 कह रहा है तो एक्चुअली में 30 एम्पीयर की करंट रही होगी, तो आपको समझ गया कि अगर 0.3 बता रहा है तो 30 एम्पीयर होगी, 0.2 बता रहा तो 20 होगी, 0.5 बता रहा तो 50 की होगी। यानी आपने हाई करंट को भी समझ कर लिया, बस एक छोटा सा चेंज क्या किया, इसके साथ समानांतर क्रम में एक लो रेजिस्टेंस निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो पहले इंग्लिश में लिख लेंगे, when a low resistance is connected in parallel combination with galvanometer, then this combination behaves like an emitter। हिंदी में लिखेंगे, जब एक निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन एमीटर की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, याद रखने का तरीका क्या है, इस सब कैसे याद रखेंगे? इसे भाई ऐसे याद रखना कि गैल्वेनोमीटर का बनाना है एमीटर, तो एमीटर कौन सा अच्छा होता है हम आपको बता चुके हैं। एमीटर वो बढ़िया क्या है जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, यानी कि लो रेजिस्टेंस का तार लो और स्क्रीन होगी पैरेलल में क्यों? पैरेलल में हम तार को जोड़ते हैं तो आपको पता है कि नेट रेजिस्टेंस और भी ज्यादा कम हो जाता है, तो एमीटर वो बढ़िया जिसका रेजिस्टेंस कम हो तो कम रेजिस्टेंस लो और सभी पैरेलल में जोड़ दो ताकि रेजिस्टेंस और ज्यादा कम हो जाए, तो हमारा सही रहेगा। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बदलने के एंगल पे चांस पड़ेंगे, जब एक निम्न प्रतिरोध का तार गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन एमीटर की तरह कार्य करता है। एक बात और ध्यान रखना बेटा, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, आपने गैल्वेनोमीटर लिया, वोल्टमीटर कुछ भी लिया, अगर आपने उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ा, इसे हम संट भी कहते हैं। संट, ये संट जो है बड़े काम की चीज है, ये संट, इसे हम संट भी कहते हैं। संट ये कई बार टीचर इसलिए भी करता है, जैसे मान लो कि आपके पास में एक एमीटर है, एमीटर करंट मापता है। अब बच्चा नया एक्सपेरिमेंट करना सीखता है, मान लो उसने उल्टा सीधा सर्किट बना दिया, तो एमीटर से बहुत ज्यादा करंट पास कर गई, करंट तो हीट पैदा करके निकल पड़ा था, तो पूरा एमीटर जल जाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट वो जल जाएगा जिससे करंट पास करेगी। तो टीचर क्या करते हैं लैब में, जैसे आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस का तार जोड़ देते हैं, इस संट। इससे फायदा क्या होता है, मान लो आपने उल्टा सीधा सर्किट जोड़ भी दिया, जैसे करंट आएगी तो ये तो रेजिस्टेंस लो है इसका, तो ज्यादा करंट इसे ही पास कर जाएगी, तो अगर जलेगा तो ये जलकर टूटेगा, इंस्ट्रूमेंट आपका बच जाएगा। तो फिर आता है कि संट क्या होता है, कभी स्पेशली संट के बारे में पूछेगा तो बोलेंगे संट एक लो रेजिस्टेंस होता है, एक निम्न प्रतिरोध होता है जो किसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट को जलने से बचा सकें। तो संट का उपयोग किस लिए किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में जोड़ देंगे ताकि उसे जलने से बचा सकें, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो है तो ज्यादा करंट उसे पास कर जाएगी। तब हम संट की डेफिनेशन लिखेंगे, संट लिखेंगे, it is a low resistance wire which is connected in parallel combination with an instrument to avoid them burning। हिंदी में लिखेंगे, यह एक निम्न प्रतिरोध का तार है, यह एक निम्न प्रतिरोध का तार है जिसे किसी वैद्युत उपकरण के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है ताकि उन्हें जलने से बचा सकें। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है गैल्वेनोमीटर कैसे जोड़ते हैं? अगर गैल्वेनोमीटर आप एक एमीटर की तरह कर रहे हैं करंट मापने के लिए तो फिर सीरीज में जोड़ेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो कैसे यूज करें उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो संट क्या है, लो रेजिस्टेंस का वायर है, इसे हम जोड़ते हैं समानांतर क्रम में ताकि उसे जलने से बचा सकें। एक बार लिखेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना। देखो अगर आप चाहो तो किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा देखो, ये मेरे पास में ये गैलोमीटर है, इस आपको मीटर वोल्ट मीटर में। अच्छा बताओ, वोल्ट मीटर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका रेजिस्टेंस लो होता है कि हाई होता है? आपको सर वोल्ट मीटर को बढ़िया होता है, रेजिस्टेंस हाई हो, यहाँ पे हम हाई रेजिस्टेंस का तार लेंगे। रेजिस्टेंस और हाई करने के लिए सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में सीरीज में। अगर आप एक काम करें और इस गैलोमीटर को के साथ में एक हाई रेजिस्टेंस का तार अगर आप सीरीज में जोड़ दें, कुछ प्रतिरोध का तार सीरीज में जोड़ दें, ये वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है। कुछ प्रतिरोध तो बेटा गैलोमीटर का एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे पैरेलल में, और वोल्ट मीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे किसमें? सीरीज में। तो लिखेंगे when a high resistance is connected in series combination when a high resistance is connected in series combination with galvanometer then this combination behaves like a voltmeter। हिंदी में लिखेंगे जब एक उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह संयोजन वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है। तो यह संयोजन वोल्ट मीटर की तरह व्यवहार करता है। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको रटना नहीं है, इसमें लॉजिक से करना कि वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर वो बढ़िया जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस का तार लेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे ताकि वो हाई हो जाए। एमीटर बनाना है तो एमीटर रेजिस्टेंस लो होता है तो लो रेजिस्टेंस लेंगे और लो करने के लिए पैरेलल में जोड़ेंगे। अब इन बातों को आप पकड़ पाओगे कि नहीं, ये मैं आपको दो क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन करना, जो आप रट के नहीं करना, यहीं कहीं फील करके करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 तो भाई अपना आप सारे करा रखे हैं भाई वीरेंद्र, सब कवर रखे हैं उसमें। ये मैं क्वेश्चन कराने बीच में प्रीवियस तो है ये, और कोई अलग से कहां से लेके आऊं मैं क्वेश्चन? तेजस क्रांति तो इसलिए कहा यहाँ पे एक किलोमीटर को किसके साथ जोड़कर एमीटर बना सकते हैं? तो किलोमीटर बनाना है एमीटर, तो एमीटर वो अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो, और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। एक तो हाई वाला ऑप्शन बाहर कर दो, और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, और रेजिस्टेंस और लो करने के लिए जोड़ेंगे पैरेलल में, तो 22 का आएगा बी। एक क्वेश्चन ये है, क्या जोड़कर एक किलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला जा सकता है? निहाल सिंह, पंकज, सरोज, दीपक, अर्जुन यादव, मृत्युंजय, अमर, विनोद योगी, प्रशांत, कमलदीप लगातार आंसर दे रहे हैं। बबलू, प्रकाश कुमार, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार शर्मा, अंश सिंह, जिलानी कादरी, मृदुपाल सरकार, करते रहो। तो बेटा गैलोमीटर बनाना वोल्ट मीटर बड़े रेजिस्टेंस हाई हो और हाई करने के लिए जोड़ देंगे सीरीज में। आंसर क्या जाएगा इसका? बी ऑप्शन, इसका आंसर बनेगा बी। ठीक है। अच्छा दूसरा लिखेंगे बेटा हम रेक्टिफायर दिष्टकारी। बेटा रेक्टिफायर होते हैं, इनका काम होता है एसी को डीसी बदलना। तो मैंने कहा दो प्रकार की करंट होती है, एसी और डीसी। एसी वो है जो बिजली घर से हमारे घर में आ रही है, तो हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी होती है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। एसी को डीसी बदलने के लिए यूज किया था रेक्टिफायर का। एसी डीसी का पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक हम लिखेंगे यहाँ पे इन्वर्टर। इन्वर्टर काम होता है डीसी को एसी बदलना। तो एसी को डीसी बदलता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी बदलने का काम रेक्टिफायर करता है, ठीक है, और डीसी को एसी बदलने का काम करता है इन्वर्टर। ठीक है, इसमें छोटा मोटा क्वेश्चन आपको इन्हें भी मैं दिखाता हूँ जो आज पीडीएफ खोली हमने, उसमें से जुड़े क्वेश्चन नहीं आज की क्लास में। जैसे ये कि व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। ठीक है, एसी को डीसी बदलने के लिए किसका यूज करते हैं? रेक्टिफायर। ये हमें बस इतना ही पढ़ना रेक्टिफायर। जिन बच्चों ने बीएससी वगैरह की होगी उन्होंने पढ़ा होगा कि रेक्टिफायर जो होता है इनके लिए पूरा पीएन जंक्शन डायोड, पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ता है कि पी जंक्शन, एन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड कैसे काम करता है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, बहुत सारी चीजें होती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एसी जो अल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में आ रही है, जैसे मुझे बैटरी की जैसी करंट बनाना है, एसी को डीसी बदलना है तो रेक्टिफायर का यूज करेंगे बस। ठीक है, ठीक है, एसी को डीसी बदलना है तो रेक्टिफायर, और डीसी को एसी बदलना है तो इन्वर्टर। ठीक है, तो कल की क्लास में हम आते ही एक आपको बताएंगे एसी डीसी में क्या फर्क है, ये करेंगे कल की क्लास में हम। कल की क्लास में हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है। कल की क्लास में हम कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, किरचॉफ के नियम, और एक व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उससे एक फिक्स क्वेश्चन आ जाता है, 12th क्लास में पढ़ा जाता है किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन जो फेमस बातें हैं वो पेपर में आ रखी हैं, तो ये बातें मैं आपको बताऊंगा। और एक थोड़ा सा बचा हमारा कैपेसिटर, वो भी हालांकि 12th क्लास में पढ़ा जाता है, पर उससे भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछ रखा है, स्टैंड वाले सॉफ्टवेयर वाले भी पूछ सकते हैं। तो हम क्लास में छोटे छोटे टॉपिक जो 12वीं क्लास में पढ़ाए, कूलॉम का नियम 12वीं में 10वीं क्लास में नहीं है, कैपेसिटर 10वीं क्लास में नहीं है। ऐसे ही हमारा क्या कहते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ के नियम हो गए। ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं वो भी हमें क्लास में डिस्कस करनी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। कल हम आती है पहले एसी डीसी में डिफरेंस जो 10वीं क्लास में पढ़ा